एवरीवन, वेलकम टू एहसान नर्सिंग लेक्चर। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एमएसएन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप एहसान नर्सिंग लेक्चर को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल संजय 030597 पे फॉलो करें और मेरे से पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने सारे जो भी डिजीज पोर्शन है उन सबको जो है कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि द इमरजेंसी नर्स इज डिपार्टमेंट नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु ए सस्टेंड ए ब्लंट इंजरी टू द चेस्ट वॉल। जो चेस्ट वॉल है वहाँ पे क्या हुआ है, ब्लंट इंजरी हुई है। ठीक है, ब्लंट इंजरी हुई है और विच फाइंडिंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूमोथोरेक्स इन दिस क्लाइंट। मतलब इस क्लाइंट के अंदर जो न्यूमोथोरेक्स की प्रेजेंस को कौन बता रहा है। ठीक है, तो इनमें से पहला ऑप्शन है लो रेस्पिरेटरी रेट, बी है डिमिनिश ब्रीथ साउंड, थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ बैरल शेप चेस्ट ए सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी। तो क्वेश्चन में एक तो अपन को पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूमोथोरेक्स होता क्या है। ठीक है, अगर अपन को नहीं भी पता है और दूसरी डिजीज़ के बारे में पता है तो मैं आपको बता दूं कि बैरल शेप चेस्ट जो होता है वो किस में देखने को मिलता है, सीओपीडी में, मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो होती है उसमें अपन को बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर है सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी। तो यहाँ पे आप देखें ब्लंट इंजरी है। ठीक है, ब्लंट इंजरी होने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ गड़ी है, जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है तो जो हैंडल है वो आपकी चेस्ट के अंदर क्या होगा, गड़ गया है, मीन्स आर पार नहीं हुआ है, मीन्स पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं है। तो साइट ऑफ इंजरी में सकिंग साउंड कब सुनाई देता है, जब ओपन चेस्ट इंजरी हो, ओपन चेस्ट इंजरी हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर है लो रेस्पिरेटरी रेट और डिमिनिश ब्रीथ साउंड। अब इन दोनों के अंदर अपन को एक डिसाइड करना है। तो न्यूमोथोरेक्स मैंने पहले भी बता रही है क्वेश्चन डिस्कशन में कि न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है कि इसका न्यूमोथोरेक्स का अंदर मतलब क्या होता है कि जो प्लूरल कैविटी है, ठीक है, प्लूरल स्पेस है, वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ये लंग्स हैं, ठीक है, और ये इसकी प्लूरल स्पेस है, इसके अंदर क्या हो जाता है, एयर या फिर गैस का अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है उससे इसको क्या कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स। अब गैस एक ज़्यादा इकट्ठी हो गई है तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे कि जो आपका लंग्स है वो तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और जो प्लूरल स्पेस है उसमें पूरे में क्या बढ़ जाएगी, एयर बढ़ जाएगी, मीन्स ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो आप हमेशा ये याद रखें कि रेस्पिरेटरी की जब डिजीज़ होती है या रेस्पिरेटरी इंजरी होती है तो रेस्पिरेटरी हमेशा रेट इंक्रीज होती है, ताकि पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है, तो उसकी रेस्पिरेटरी बढ़ती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रीथ साउंड जो होंगे वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो पॉइंट मैं आपको बता दूँ न्यूमोथोरेक्स के। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि न्यूमोथोरेक्स भी जो है वो क्या है, दो टाइप का है। एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज। अपन जिसकी बात कर रहे थे अभी क्वेश्चन में वो क्या है, क्लोज है, मीन्स जो ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, ब्लंट इंजरी है उसकी वजह से हुआ है। ओपन में तो क्या हो जाएगा कि जैसे ये चेस्ट वॉल है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन वुंड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर से एयर अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी, और लंग्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स होने लग जाएगा। तो ये तो क्या है, ओपन कंडीशन हुई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक दो चीज़ें और देखने को मिलती है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जैसे बात करी कि प्लूरल स्पेस में एयर आके इकट्ठा हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, क्यों डिक्रीज हुई है, क्योंकि लंग्स जो है एक तरफ जो कंडीशन अफेक्ट हुई वहाँ पे क्या है, लंग्स जो है वो क्या होंगे, कोलैप्स होंगे, और लंग्स कोलैप्स होंगे तो क्या होंगे, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है कि एक क्लिनिकल फीचर की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो ये ब्रीथ साउंड है या तो डिमिनिश है, यहाँ अगर अपन एब्सेंट भी बोल दें तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी, क्योंकि ब्रेथ साउंड क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ये सकिंग साउंड आपको देखने को मिल रहा है, ये अपन को देखने को मिलता है जब ओपन चेस्ट वुंड हो जाए। ठीक है, उस कंडीशन में अपन को चाहिए देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर अपन किसी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे अपन को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पर्सन को अपन कौन सी पोजीशन लेते हैं, फाउलर्स, हाई फाउलर्स पोजीशन अपन उसको प्रोवाइड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड विद एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ सीओपीडी। इनमें से कौन सी फाइंडिंग नर्स जो है एक्सपेक्ट करती है टू नोट
ऑन असेसमेंट ऑफ दिस क्लाइंट सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मीन्स एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि COPD क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं तो COPD क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है, ठीक है। अब इस COPD के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि इसमें अपन को दो डिजीज़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एक तो होता है एम्फाइसीमा, ठीक है, और एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है, दोनों को मिला के अपन क्या कहते हैं, COPD। कंडीशन में क्रोनिक आ रहा है मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पर्सन जो है लंबे समय तक जो है इस प्रॉब्लम को झेल रहा होगा कि उसकी जो एयर है वो एयर फ्लो जो है उसको पूरी तरह से क्या हो रखा, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा धीरे धीरे। अब क्या होता है, बॉडी जो है कोशिश करती है कि उस एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को वो क्या करे, हटाए। तो वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उसकी वजह से वो क्या होता है, अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है तो वो पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं हो पाता। मीन्स मेडिकेशन से अपन जो है उस इन्फ्लामेशन को पूरी तरह से रिवर्सिबल कंडीशन या पहले जैसी कंडीशन में नहीं ला पाते हैं, ठीक। अगर COPD किसी पर्सन में होता है, अगर COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ क्या होता है कि अगर लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो हार्ट भी अफेक्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपन को कोर पल्मोनेल की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये टर्म जो है वो भी आप समझ लें, कोर पल्मोनेल टर्म का मतलब होता है कि जैसे आपका राइट लंग अफेक्ट हो रहा है तो आपका जो राइट साइड हार्ट है, हार्ट का जो राइट साइड है वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। मीन्स वहाँ पे क्या होगा, हाइपरट्रोफी होने लग जाएगी। जैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है या फिर जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, वो अफेक्ट होगी तो वहाँ पे अपन को पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। मीन्स तीन चीज़ें देखने को मिलेगी COPD में, एक तो कोर पल्मोनेल भी देखने को मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन में, या फिर COPD होगा तो कोर पल्मोनेल हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, और पल्मोनरी इनसफिशिएंसी मीन्स जो रेस्पिरेशन है उसमें तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक क्लिनिकल फीचर जो है दो तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जब पर्सन का एक्सरे देखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, मतलब भरे हुए होते हैं। मीन्स हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट देखने को मिलते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट। तो एक तो क्लिनिकल फीचर ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे अपन को बैरल शेप्ड चेस्ट देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, बैरल शेप्ड चेस्ट, ठीक है। अब बैरल शेप्ड चेस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जब नॉर्मल कंडीशन अगर पर्सन की होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे जो आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, ठीक है, पर्सन जो है वो ऐसे खड़ा है, ठीक है, और इस तरफ जो है उसका फ्रंट है, मीन्स जो चेहरा है वो इस तरफ है। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है मीन्स आगे जो स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रा है, और ये वाला क्या है, ट्रांसफर डायमीटर। तो वो नॉर्मली जो रेशो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का और ट्रांसफर डायमीटर का वो कितना होता है, 1:2 होता है, ठीक है। वो होती है नॉर्मल कंडीशन। बट बैरल शेप चेस्ट के अंदर क्या कंडीशन आ जाती है, 1:1 की, ठीक है, 1:1 की कंडीशन आ जाती है बैरल शेप चेस्ट। मीन्स ये जो है वो इक्वल होने लग जाता है। मीन्स जो कंडीशन होगी उसे अपन क्या कहेंगे, बैरल शेप चेस्ट। ये भी क्या है, क्लिनिकल फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, COPD डिजीज़ का। अब आता है अपन क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग अपन को देखने को मिल सकती है COPD में। तो लो आर्टेरियल POC, तो ये अपन को नहीं देखने को मिलता है। अपन को देखने को मिलता है हाइपर कैपनिया की कंडीशन। मीन्स पर्सन जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो CO2 है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, CO2 बाहर नहीं निकल पा रही है। तो इस रिस्पॉन्स में पर्सन क्या होता है, परसुएड ब्रीथिंग करता है, परसुएड लिप ब्रीथिंग, या फिर डायफ्राम या एब्डोमिनल ब्रीथिंग करता है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर से एयर जो है एंटर हो और जो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है वो क्या हो जाए, खुल जाए, और CO2 क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये अनदर फीचर अपन ने देखा कि जो पर्सन होता है COPD के उसके अंदर हाइपर कैपनिया देखने को मिलता है। मीन्स CO2 का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होता है। तो उस हिसाब से अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट नोटेड ऑन द चेस्ट एक्सरे। हाँ, ये सही है। हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट को देखने को मिलता है क्योंकि पर्सन जो है वो बहुत कोशिश करता है सांस लेने की, क्योंकि एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो यहाँ पे जो लंग्स है वो CO2 से क्या है, भरा हुआ है, और वो इंतजार कर रहा है कि कब पर्सन जो है वो परसुएड ब्रीथिंग करे और ये CO2 जो है वो लंग से निकल जाए। तो यहाँ पे अपन को हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट देखने को मिलेगा। तीसरा है डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन विथ माइल्ड एक्सरसाइज। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि पर्सन जो है वो इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि अगर वो रेस्ट पे भी है तो भी उसको जो है क्या होता है, डिस्पनिया की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे माइल्ड एक्सरसाइज के साथ में ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ए वाइडन डायफ्राम नोटेड ऑन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। मीन्स जो चेस्ट एक्सरे है वहाँ पे अपन को जो डायफ्राम है
वो क्या हो जाएगा, वाइडेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गलत है। जनरली क्या होता है, सीओपीडी पर्सन जैसे ये लंग्स है, ठीक है, और इस लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो सीओपीडी कंडीशन में डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, सीओपीडी की, जहाँ पे डायफ्राम कैसे देखने को मिल रहा है अपन को, फ्लैट देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है पीएफटी दैट डेमोन्स्ट्रेट इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी, गलत। वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सीओपीडी के यहाँ पे अपन ने देख लिया कि हाइपरकेपनिया, इसके अलावा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, कम, जिससे अपन क्या कहेंगे, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा। तो ये गलत हो गया। हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट अपन ने बात कर ली कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर क्या हो जाती है, 1:1 हो जाती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सही है। और डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। डायफ्राम वाइड नहीं होता है, फ्लैट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, द नर्स इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट टू यूज the persuade lip method of breathing and evaluates the teaching by asking the client about the purpose of this type of breathing. The nurse determines that the primary purpose of persuade lip breathing is to promote which outcome, मतलब जो वो ब्रीथिंग कर रहा है, परसुएड लिप ब्रीथिंग कर रहा है, उसका मेन आउटकम किसको प्रमोट करना चाहता है, ऑक्सीजन इनटेक को या फिर डायफ्राम को मजबूत करने के लिए, इंटरकोस्टल मसल को मजबूत करने के लिए, और CO2 एलिमिनेशन के लिए। देखो बहुत सिंपल है। परसुएड लिप ब्रीथिंग अपन ने बात करी कि सीओपीडी में पर्सन जो है वो सांस नहीं आती तो वो ये करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसके चेस्ट क्या है या फिर जो उसका लंग्स है वो क्या है, CO2 से बढ़ चुके हैं, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट कंडीशन है और एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही। तो जब वो परसुएड लिप करता है, मीन्स जो अपने लिप्स है उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के एटमॉस्फेयर को खींचता है, तो जिसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है एयर फ्लो का वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और खुलते ही क्या होता है, CO2 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और एक चीज़ और, CO2 का बॉडी से बाहर निकलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ऑक्सीजन का अंदर आना। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, प्रोमोट CO2 एलिमिनेशन, ठीक है। ऑक्सीजन इनटेक प्रोमोट करना नहीं होता है, CO2 को एलिमिनेट करने का काम ज़्यादा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है लिस्ट फॉर होम केयर इंस्ट्रक्शन फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज एंड ट्रीटेड फॉर TB, मीन्स TB का क्लाइंट है, उसको घर पे होम केयर जो है इंस्ट्रक्शन दे रही है नर्स। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है नर्स देगी, लिस्ट में लिखेगी। इनमें अपन को बताना है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मीन्स एक से ज़्यादा ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है एक्टिविटी शुड बी रिज्यूम, यहाँ पे ये रिज्यूम है, ठीक है, रिज्यूम ग्रेजुअली, मतलब एक्टिविटी धीरे धीरे वापस शुरुआत की जा सकती है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर इंडिविजुअल एक्सेप्ट फैमिली मेम्बर्स फॉर एटलीस्ट 6 months. स्प्यूटम कल्चर इज नीडेड एवरी 2 to 4 weeks वन मेडिकेशन थेरेपी इज इनिशिएटेड। फिर आता है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इज नॉट नेसेसरी, बिकम फैमिली मेम्बर थेरेपी इज इनिशिएटेड, कवर द माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नेजिंग एंड पुट यूज टिश्यू इन प्लास्टिक बैग। व्हेन वन स्प्यूटम कल्चर इज नेगेटिव द क्लाइंट इज नो लॉन्गर कंसिडर इन्फेक्शन यूजुअली कैन रिटर्न टू द फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट। कुल मिला के आपसे TB के बारे में पूछना चाहता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ बात कर रहे हैं TB की, तो एक्टिविटीज शुड बी रिज्यूम ग्रेजुअली, मीन्स धीरे धीरे जो है एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर लिया जाएगा। हाँ सही है, ठीक है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर इंडिविजुअल एक्सेप्ट फैमिली मेम्बर फॉर एटलीस्ट 6 months, तो ये तो गलत हो गया कि सबसे कॉन्टैक्ट अवॉइड करने हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट बट फैमिली मेम्बर्स नहीं, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। सबसे जो है कम से कम 6 महीने तक कॉन्टैक्ट अवॉइड करने हैं। फिर है ए स्प्यूटम कल्चर इज नेडेड एवरी 2 to 4 weeks वंस मेडिकेशन थेरेपी इज इनिशिएटेड, सही है। मतलब एक बार पर्सन को जब अपन मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद हर 2 से 4 हफ्ते में स्प्यूटम कल्चर कराया जाता है और वो नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब पर्सन जो है अब जो है कॉन्टाजियस नहीं है, मतलब अब वो जो है दूसरे में जो है ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इज नॉट नेसेसरी बिकॉज फैमिली मेम्बर्स थेरेपी इज इनिशिएटेड, बिकॉज फैमिली मेम्बर्स थेरेपी इज इनिशिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी आइसोलेशन जो है वो जरूरी नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे आएगा बिकॉज फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी हैव बीन एक्सपोज, मतलब फैमिली मेम्बर जो है पहले से एक्सपोज हो रखे हैं इसलिए उनका रेस्पिरेटरी आइसोलेशन नेसेसरी नहीं है। यहाँ तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे सही है कि रेस्पिरेटरी आइसोलेशन जो है फैमिली मेम्बर्स जो पहले से ही एक्सपोज है तो उनके पास क्या है, इतनी इम्यूनिटी पावर है कि वो जो है उससे
इन्फेक्ट नहीं होंगे अगर वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। फिर है कवर द माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग एंड पुट, ये तो सही है ही कि अगर उसको जो पर्सन है उसको माउथ और नोज जो है उसको कफिंग और स्नीजिंग टाइम कवर करना चाहिए और जो भी टिश्यू है उसको प्लास्टिक बैग में डालना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि व्हेन वन स्प्यूटम कल्चर इज नेगेटिव द क्लाइंट इज नो लॉन्गर कंसिडर इन्फेक्शन, मतलब एक बार नहीं, कम से कम लगातार 3 जो है, कम से कम 3 जो स्प्यूटम कल्चर नेगेटिव आने चाहिए, तब उसको अपन क्या कंसिडर करते हैं कि वो जो है अब इन्फेक्शियस नहीं है और वो अपने एम्प्लॉयमेंट में लौट सकता है। तो कम से कम 3 तो होने चाहिए। ऑप्शन में 1 दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें पता है कि टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है और ये अपने आप में क्या है कि एरोबिक बैक्टीरिया है। इसीलिए जनरली ये एरोबिक बैक्टीरिया है तो ये लंग्स के जो राइट लोब है या अपर लोब है वहाँ पे रहना पसंद करता है, अपर लोब के अंदर रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो पर्सन है उसको अगर डाइट की बात करें अपन, तो डाइट जनरली उसको जो है विटामिन सी, आयरन और प्रोटीन रिच डाइट जो है दी जाती है ताकि हीलिंग जो है उसको अपन प्रमोट कर सकें। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जिसके अपन द नर्स केयर कर रही है क्लाइंट आफ्टर ए ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी, मतलब ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी करा दी उसके बाद में नर्स केयर कर रही, तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग इफ नोटेड इन द क्लाइंट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द SCP, मीन्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है इनमें से कौन सी चीज़ अपन को देखने को मिलेगी तब। तो ऑप्शन है आपके सामने ड्राई कफ, हेमेचूरिया, ब्रोंकोस्पाज और ब्लड स्टिक स्प्यूटम। देखिए पहला ऑप्शन देखते ही अपन हेमेचूरिया तो कट जाएगा कि यूरिन से ब्लीडिंग हो रही है, उसका कोई लिंक जो है अपने ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी से नहीं है, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर बचे 3 ऑप्शन। अब ये जो ब्लड स्टिक स्प्यूटम है, मतलब स्प्यूटम के साथ ब्लड का आना, ये बहुत कुछ घंटों बाद आते हैं। यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें इमीडिएटली, तो ये तो लेटर स्टेज में देखने को मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर बच्चा ड्राई कफ और ब्रोंकोस्पाज, दोनों ही कंडीशन है, बट यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए। तो अगर किसी को ड्राई कफ है तो SCP के पास जाने की जरूरत इमीडिएटली तो नहीं है, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर कोई पर्सन जो है उसकी बायोप्सी परफॉर्म की जा रही है या ब्रोंकोस्कोपी हो रही है, तो वहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेशन जो अपन को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जो अपन को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं उनमें से एक तो साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रोंकोस्कोप भी कर रहे हैं और बायोप्सी भी कर रहे हैं, मीन्स ब्रोंको जो है वहाँ पे अपन ने वो ट्यूब डाली होगी और वहाँ से अपन ने इसको विजुअलाइज किया होगा या टिश्यू कलेक्ट किए होंगे। तो यहाँ पे जब डाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, जो ट्यूब है उसकी वजह से क्या हो सकती है, जो म्यूकोसल लाइनिंग है साइड की जो ट्रैक्ट की लाइनिंग है यहाँ पे ये डैमेज हो सकती है, तो ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को जो है साइनोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। साइनोसिस के अलावा यहाँ पे ड्राई कफ भी देखने को मिल सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसमें अपन को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इसके अलावा साइनोसिस और डिस्पनिया आप कभी मत भूलिए, डिस्पनिया हमेशा अगर ऑप्शन में है तो वो सही हो सकता है, तो डिस्पनिया तो देखने को मिलेगा। ब्रोंकोस्पाज्म है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो होता है वो एकदम से क्या हो जाता है, गिर जाता है, मीन्स हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है। हाइपोटेंशन है, साथ में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन है मतलब टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स में यही होता है, जहाँ हाइपोटेंशन है वहाँ क्या है, टेकीकार्डिया है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट जो होते हैं अपन को देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो है हेमेचूरिया से कोई लिंक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई इस पर्सन की ट्रेक्योस्टोमी हो रखी है, वहाँ पे अपन उसको सक्शन करा रहे हैं, तो नर्स शुड प्लान टू लिमिट द सक्शनिंग टाइम टू ए मैक्सिमम ऑफ विच टाइम पीरियड, मतलब कुछ सीधा से ये पूछना चाहता है कि सक्शनिंग जो है अपन कितने सेकंड के लिए करते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड और 60 सेकंड। तो अपन को पता है कि सक्शन मैक्सिमम जो है 10 सेकंड तक अपन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अपन को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपन करते हैं तो वो जो है सेल के जो हार्ट के पेस मेकर सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, और वहाँ से वेगस नर्व जो है वो क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो उसका क्या होता है, हार्ट पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, हार्ट पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, ये जो आपका हार्ट है उस पर क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होता है वेगस नर्व का, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रखें यहाँ से कि वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो वो हार्ट पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है और वो ब्रेडिकार्डिया कोज करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जब नर्स जो है किसी क्लाइंट की सक्शनिंग कर रही है जिसमें ET ट्यूब डली हुई है, सक्शनिंग प्रोसीजर के टाइम पे द नर्स नोट्स ऑन द मॉनिटर दैट द हार्ट रेट इज डिक्रीजिंग।
ठीक है। नर्स ने मोड क्या देखा है कि हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो रही है, मीन्स ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है पर्सन। तो इनमें से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट होगा? सबसे पहला ऑप्शन है कि सक्शन कंटिन्यू करेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हाथों हाथ नोटिफाई करेगी, प्रोसीजर को रोकेगी और रीऑक्सीजनेट करेगी क्लाइंट को, या इंश्योर करेगी कि सक्शन है वो 15 सेकंड तक लिमिटेड हो। अभी अपन ने देखा, उसमें अपन ने कहा था कि सक्शन जो है 10 सेकंड तक होता है, तो डी तो गलत हो जाएगा। फिर अपन ने है कि कंटिन्यू टू सक्शन, अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है और वो लगातार सक्शन तो कर नहीं सकते, तो ए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब वो इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर से नोटिफाई करने से अच्छा है वो क्या करेगी, प्रोसीजर को रोकेगी और क्लाइंट को क्या करेगी, वापस से रीऑक्सीजनेट करेगी। मीन्स वापस से जो है उसको जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्ट था वो वापस जो है वहाँ पे कनेक्ट कर देगी। ठीक है, क्योंकि जब सक्शनिंग करते हैं तो हाइपोक्सेमिया की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया अपन ने देखा, हार्ट रेट कम हो रहा है, मीन्स ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हार्ट बीट है वो 60 से नीचे चली जाएगी। इसके अलावा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, म्यूकोसा ट्रोमा, ये वगैरह सब अपन को देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है कि नर्स इज असेसिंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ ए क्लाइंट हु हैज सफर्ड फ्रैक्चर रिब। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर रिब है। फिर इसमें बताना है कि नर्स शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग। नर्स जो है वो क्या देखने को मिलेगा अगर उसके फ्रैक्चर रिब जो है वो फ्रैक्चर्ड है। स्लो डीप रेस्पिरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझे इसको। रैपिड डीप रेस्पिरेशन, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, पेन स्पेशली विथ इंस्पिरेशन। तो बताएं कौन सा आंसर इसमें हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, पेन स्पेशली विथ इंस्पिरेशन। एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपका रिब केज है या रिब है, आपको पता है कि ये आगे की तरफ स्टर्नम है और यहाँ से आपकी रिब जुड़ी हुई और पीछे की तरफ क्या आ रही है, वर्टिब्रल कॉलम, दोनों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, दोनों तरफ। अब आपका जो है फ्रैक्चर रिब हो गया है, भले वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो, आप गिर गए हो, ब्लंट ट्रॉमा हो, किसी भी कारण से अगर ये फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर होने की वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ पर फ्रैक्चर है और ये क्या होगी, यहाँ से फ्री हो जाएगी। फ्री होने के बाद में क्या होगा कि जब आप इंस्पायर करेंगे, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, अपन सांस लेते हैं, उसका नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि ये आपका थोरेसिक कैविटी मान लीजिए, ठीक है, और ये एयर है बाहर की तरफ और यहाँ पे है लंग्स। अब क्या होता है कि ये आपका डायफ्राम है, ये डायफ्राम जब आप सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है और जो ये मसल्स हैं, रिब्स हैं, इंटरकोस्टल जो मसल्स पाई जाती है, और जो रिब्स है ये बाहर की तरफ, और ये स्टर्नम जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ताकि क्या हो, वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का बढ़े। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। मीन्स नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है और बाहर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन या एयर जो है अंदर एंटर करती है। ठीक है, एक्सपायरेशन के टाइम में क्या होगा, डायफ्राम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा और बाकी मसल्स भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 रिच फ्लूइड, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बाहर से, और CO2 रिच जो एयर है वो क्या हो जाएगी, बाहर एक्सेल हो जाएगी। ये तो होता है नॉर्मल प्रोसीजर। बट यहाँ पे क्या है, रिब्स जो है फ्रैक्चर हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि पर्सन जब इंस्पायर करेगा तो क्या होगा, उसको पेन फील होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब पर्सन इनहेल करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो फ्रैक्चर की जो इंजर्ड साइट है वहाँ पे क्या होगा, टेंडरनेस और पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए पर्सन क्या चाहता है कि वो, मतलब यहाँ पे अपन को एक ऑप्शन और देखिए, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ये अपन को देखने को मिलता है फ्लैल चेस्ट में। किस में देखने को मिलता है, फ्लैल चेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या पहुँच जाएगा, पेन स्पेशली विथ इंस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई पर्सन है, क्लाइंट है, जिसमें चेस्ट इंजरी हुई है और वो फ्लैल चेस्ट से जो है सफ़र कर रहा है, तो द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर विच मोस्ट डिसइंसेंटिव साइन है फ्लैल चेस्ट का। ठीक है, इनमें से कौन सा साइन जो है फ्लैल चेस्ट का है वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने साइनोसिस, हाइपोटेंशन, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, डिस्पनिया स्पेशली ऑन एक्सर्शन। ठीक है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, फ्लेयर चेस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लेयर चेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी ब्लंट ट्रॉमा की वजह से या एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो रिब्स हैं उनमें तो फ्रैक्चर होगा, साथ में आपको हीमोथोरेक्स की कंडीशन देखने को मिलेगी।
हीमोथोरेक्स मैंने पहले ही समझाया है कि प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी है, वहाँ पे क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा क्योंकि आपको ब्लड ट्रोमा हुआ है, साथ में आपकी रिब भी फ्रैक्चर हुई है, ठीक है। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जनरली जैसे मैंने लास्ट में बताया भी आपको कि इंस्पायरेशन के टाइम पे डायफ्राम नीचे जाता है और स्टेर्नम जो है आउटवर्ड जाता है, रिब्स आउटवर्ड जाती है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और एयर जो है वो अंदर एंटर जाती है। बट पैराडॉक्सिकल चेस्ट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा मतलब क्या हो जाएगा कि जो थोरेक्स का सेगमेंट है इंस्पिरेशन के टाइम पे उसका क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा, और एक्सपिरेशन के टाइम मतलब इन एक्सहेल के टाइम पे क्या होगा, आउटवर्ड मूवमेंट होगा। किसका, सेगमेंट ऑफ द थोरेक्स, मतलब जो भी अपन ने बात करी है सारे स्ट्रक्चर की, ये क्या हो जाएंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। उस कंडीशन को कहा जाता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे अपन को पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अपन को टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। ब्रीथ साउंड यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, डिमिनिश देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या चला जाएगा, सी, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ए क्लाइंट हैज बीन एडमिटेड विथ चेस्ट ट्रॉमा आफ्टर ए मोटर व्हीकल क्रैश, ठीक है, मीन्स एक्सीडेंट हुआ है और एंड अंडरगोन सब्सिक्वेंट इंक्यूबेशन है या इंट्यूबेशन है, ठीक है। द नर्स चेक द क्लाइंट विद व्हेन द हाई प्रेशर अलार्म ऑन द वेंटिलेटर, मतलब वेंटिलेटर पे जो हाई प्रेशर अलार्म है वो साउंड कर रहा है। नोट्स दैट द क्लाइंट हैज एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप समझो इसका कंसेप्ट कि वहाँ पे ब्रीथ साउंड एब्सेंस देखने को मिलता है राइट अपर लोब के अंदर, लंग के अंदर। तो द नर्स इमीडिएटली असेस फॉर द अदर साइन ऑफ विच कंडीशन, राइट न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिस्प्लेस ईटी ट्यूब, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देखिए अभी जब शुरुआत का पहला क्वेश्चन था मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, अगर आपने वहाँ समझा तो यहाँ पे आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है और चेस्ट ट्रोमा हुआ है, तो दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या तो क्या हुआ कि आपके ओपन वुंड है तो बाहर से एयर आएगी, प्लूरल कैविटी में इकट्ठा होगी और थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, लंग कोलेप्स होने लग जाएगा। लंग्स कोलेप्स होने लग जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्रीथ साउंड है पूरी तरह से, ब्रीथ साउंड क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिमिनिश या एब्सेंस होने लग जाएंगे। वो किस कंडीशन को इंडिकेट करता है, न्यूमोथोरेक्स। अब यहाँ पर राइट इसलिए है क्योंकि राइट अपर लोब की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रीथ साउंड या तो पूरी तरह एब्सेंट होगा या बहुत ही कम हो जाएगा। ये था अपना 10th क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्सन जो है उसको क्या है, ARDS की रिस्क है। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ मल्टीपल ट्रोमा, उसको क्या है, मल्टीपल ट्रोमा है और वहाँ पे ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि रिस्क जो है डेवलप हो सकती है। तो द नर्स शुड असेस फॉर विच अर्लीस्ट साइन ऑफ, मतलब यहाँ पे अपन को बताना है ARDS के अर्लीस्ट साइन जो है वो कौन सा होगा, बाइलेटरल वीजिंग होगा या फिर इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको मैंने बताया कि जहाँ पे भी रेस्पिरेटरी जो रीजन है वहाँ इंजरी होती है तो जनरली वहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, पर्सन की रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और वो कब से कब देखने को मिलती है, जैसे ही ट्रॉमा हुआ उसके 1 से 96 आवर्स के अंदर क्या होता है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। इसके अलावा बाकी और क्या हो सकता है, देखो रेस्पिरेटरी की कंडीशन है तो डिस्पनिया तो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक तो क्या हो जाएगा, अपन को डिस्पनिया देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर एक कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है एयर हंगर। एयर हंगर का मतलब होता है पर्सन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो इनहेल करना चाहता है। इसके अलावा जो एक्सेसरी मसल्स है उनका रिट्रैक्शन होता है, साइनोसिस कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अपन एक बार यहाँ पे ARDS को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है। तो एक्यूट से पता चल रहा है कि कंडीशन जो है वो क्या है, उस टाइम पीरियड के लिए हुई है और इसकी जो शुरुआत होगी वो क्या होगी, इंसीडियस होगी, मीन्स इमीडिएटली होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि लंग इंजरी हुई है तो यहाँ पे एक मिनट, ARDS में क्या हो रहा है कि
जो यहाँ पे मेजर साइट है इंजरी की वो क्या है, आपको पता है कि ये लंग्स है और यहाँ पे जो ये एल्वेलाई है, ठीक है, एल्वेलाई क्या यहाँ पे कैपिलरी की सप्लाई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज होती है, आप मैं कह सकता हूँ डैमेज हो गया या रप्चर होती है। रप्चर होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, लीक होने लग जाएगा। लीक होने की वजह से ये एल्वेलाई के आसपास क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है। मीन्स अपन क्या कहेंगे इस कंडीशन को, इस कंडीशन को क्या कह दिया जाए, क्या कहेंगे अपन, इंटरस्टिशियल एडिमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल एडिमा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो पूरा रास्ता है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक होने लग जाएगा। मीन्स जो टर्मिनल एयरवेज है, ये वाले टर्मिनल एयरवेज है, यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन ऑब्लिट्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर जो है वो एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंडीशन ऐसी आती है, मतलब ये कंडीशन दोनों ही तरफ देखने को मिलेगी, राइट लंग में भी देखने को मिलेगा और लेफ्ट लंग में भी देखने को मिलेगा। मीन्स दोनों ही तरफ क्या होंगे, एल्वुलर फ्लूइड जो है वो इकट्ठे होने लग जाएंगे, इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाएगा। बट ये एडिमा अपन को कब तक नोट नहीं होगा, जब तक कि 30% से ज़्यादा फ्लूइड कंटेंट जो है वो निकल नहीं जाता। मीन्स 30% के आसपास जब फ्लूइड कंटेंट लीक हो जाता है केवल, तब अपन को जो है दोनों तरफ, दोनों चेस्ट दोनों तरफ क्या देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल एडिमा देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइन सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वही टेकिक्निया देखने को मिलेगा, एबीजी जो ब्रीथ साउंड है वो डिक्रीज होने लग जाएंगे। हाइपोक्सेमिया की कंडीशन अपन को देखने को मिलेगा। मीन्स हाइपोक्सेमिया की कंडीशन अपन को तब भी देखने को मिलेगी जब अपन ऑक्सीजन जो है वो हाई अमाउंट के अंदर, हाई कंसेंट्रेट में ऑक्सीजन जो अपन डिलीवर कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज डिस्कसिंग द टेक्निक ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चुरल ड्रेनेज to a client having expectoration problem because of chronic thick tenacious mucus production in the lower airway. The nurse explained that after the client is positioned for postural drainage, the nurse will perform which action to help loosen secretion। मतलब ओवरऑल अपन जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें अपन को ये समझना है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी पोस्चुरल ड्रेनेज हो रहा है, सिक्रेशन को अपन को कम करना है, तो इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पाल्पेशन, क्लबिंग, परक्यूशन एंड वाइब्रेशन, हाइपर ऑक्सीजनेशन, एडमिनिस्ट्रेट ब्रोंकोडाइलेटर एंड मॉनिटर पीक फ्लो। तो इसमें अपन को डिसाइड करना है कि कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या पहुँच जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा परक्यूशन एंड वाइब्रेशन, ठीक है। पाल्पेशन अपन जो है फिजियोथेरेपी में पाल्पेशन या क्लबिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अपन को लूजन सिक्रेशन, मतलब यहाँ पे आप ये देखिए कि टर्मिनल एल्यूलाई है और ये ऊपर वाला सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे ये अपने ब्रोंकस राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लूजन सिक्रेशन, तो एक काम तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे ताकि सिक्रेशन जो है थोड़ा यहाँ पे इसको जो है फ्री करें। और पोस्चरल ड्रेनेज, मतलब पोस्चर के द्वारा अपन क्या करेंगे, ग्रेविटी के द्वारा क्या करेंगे, इस सिक्रेशन को टर्मिनल से निकाल कर अपर एरिया में लाएंगे ताकि उसको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे जो आंसर जाना चाहिए वो क्या जाना चाहिए, बी ऑप्शन जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपन चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे तो क्या होगा कि जो स्मॉलर लोअर एयरवेज है, जो मैंने बात करी, जो जहाँ से एल्वेलाई और उसको जस्ट ऊपर की तरफ जो एयरवेज हैं, वहाँ पे क्या होगा, सिक्रेशन जो होंगे धीरे धीरे लूज करने लग जाएंगे। और पोस्चरल ड्रेनेज ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी के हेल्प से क्या होंगे, ये सिक्रेशन जो होंगे वो यहाँ आएंगे और उसके बाद में क्या हो जाएंगे, बॉडी से बाहर अपन इसको निकाल देंगे। अब जैसे बात करते हैं हाइपर ऑक्सीजनेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है सिक्रेशन को लूज करने के लिए, क्योंकि सिक्रेशन बहुत ज़्यादा थिक है। ब्रोंकोडाइलेटर की अगर बात करें तो ब्रोंकोडाइलेटर कहाँ काम करेंगे, ब्रोंक्यूल्स में काम करेंगे, पर यहाँ पर कंडीशन क्या है, टर्मिनल्स है, मीन्स जो नीचे की तरफ कंडीशन है वहाँ पे आ रखा है, तो वहाँ पे भी। और ब्रोंकोडाइलेटर भी कर देते हैं, अगर डायलेट भी कर दिया तो भी क्या है कि थिक क्या सिक्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा थिक है और वो क्या है यहाँ पे चिपके हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परक्यूशन एंड वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, नर्स जो है प्रिपेयरिंग ए गिव ए बेड बाथ इमोबिलाइज क्लाइंट विद टीबी, मतलब एक तो टीबी का पेशेंट है, दूसरा इमोबिलाइजर अपन क्या दे रहे हैं, नर्स क्या दे रही है, बेड बाथ। तो द नर्स शुड वियर विच आइटम व्हेन परफॉर्मिंग दिस केयर, मतलब केयर परफॉर्म करेंगे नर्स को क्या आइटम पहनने चाहिए, सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स, पर्टिकुलर रेस्पिरेटर या रेस्पिरेटर का सॉरी, गाउन एंड ग्लव्स, पर्टिकुलर रेस्पिरेटर प्रोटेक्टिव आई वियर, सर्जिकल मास्क, गाउन, प्रोटेक्टिव आई वियर। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या होगा कि नर्स जो है उसको बेड बाथ दे रही है तो उसको जो है कांटेक्ट में आ सकती है, तो उसके जो क्लोथ हैं वो भी कंटामिनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो गाउन तो पहनेगी, ग्लव्स तो पहनेगी, इसके अलावा क्या है वो उसको इनहेल ना कर ले ड्रॉपलेट को, तो वो पर्टिकुलर रेस्पिरेटर को भी जो है यूज़ करेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की।
14th क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो नर्स विच शुड असेस फॉर विच सिम्टम्स जो कि मोस्ट कॉमनली रिपोर्ट होंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन के अंदर। पहला ऑप्शन है हॉट फ्लश्ड फीलिंग, सडन चिल्स एंड फीवर, चेस्ट पेन दैट अकर सडनली, डिस्पनिया व्हेन डीप ब्रीथ्स आर टेकन। बताएं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि हॉट फ्लश फीलिंग, तो वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्चुअली में आप देखें तो होगा क्या, जो पर्सन्स में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कंडीशन है, ठीक है। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा क्लोट होता है उसमें से एक छोटा सा निकल के चला जाए और वो कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर, हार्ट में भी राइट हार्ट में जाएगा, ठीक है। राइट हार्ट में जाने के बाद वहाँ से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, उस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में क्या होगा, जो छोटी छोटी सी आर्टरीज होंगी उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अचानक से पर्सन जो है उसको क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन फील होगा। क्या फील होगा, चेस्ट पेन। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी। इसके अलावा अपन देख लेते हैं डिस्पनिया व्हेन डीप ब्रीथ आर टेकन। तो डिस्पनिया अपन को देखने को मिलता है, बट यहाँ पूछ रखा है कि मोस्ट कॉमनली कौन सा रिपीट होगा, तो यहाँ पे जो चेस्ट पेन है वो सबसे पहले रिपीट होगा। इसके अलावा यहाँ पे अपन को पता है कि रेस्पिरेटरी रेट तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये तो फिक्स है, ठीक है। इसके अलावा सिम्टम्स में क्या हो सकता है, पर्सन के अंदर टेकीकार्डिया की कंडीशन है, ठीक है, आराम नहीं मिलना, ये सारी कंडीशन जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अपन को देखने को मिल सकती है। बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलिन स्क्रीन टेस्ट है HIV पॉजिटिव पर्सन का, और उसमें उसको जो इंड्यूरेशन देखने को मिल रहा है, मीन्स वो 7 mm के आसपास है। तो नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी, फाइंडिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनकॉन्क्लूसिव है, या रिपीट टेस्टिंग की जरूरत है। देखिए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो है, अब HIV जो पर्सन है उसके अंदर TB होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि HIV पर्सन की इम्यूनिटी क्या है, बहुत ही कम है। तो वहाँ पे जब अपन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर 5 mm से ज़्यादा अगर इंड्यूरेशन होता है तो उसे अपन क्या मान लिए जाते हैं, TB टेस्ट जो है इसका क्या हो जाता है, TST हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 mm, तो मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर पर्सन जो है वो HIV पेशेंट नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, बट उस इंडिविजुअल के कांटेक्ट में है जो जिसको TB हो रही, तो वहाँ पे अपन क्या चूज़ करते हैं, 10 mm, ठीक है। अब ऐसा पर्सन है जिसका किसी भी लेना देना नहीं है, जो भी TB वाला पेशेंट है, तो उस केस में 15 mm या उससे ज़्यादा अगर होती है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ आगे और मैं बात करूँगा ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट की, पर अभी अपन इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन है, क्लाइंट जिसके अंदर एड्स हो रखा है, मीन्स HIV पेशेंट है, हिस्टोप्लाज्मोसिस की कंडीशन है, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। मतलब HIV एड्स का पर्सन तो है, साथ में हिस्टोप्लाज्मोसिस है। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन ऐसा है जो उन लोगों को ढूंढता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मीन्स अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन की तरह ये काम करता है, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं कि इनमें से द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो पेशेंट HIV का है वहाँ वेट गेन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, वेट लॉस होगा, हेडेक का कोई लेना देना नहीं है। फिर बात करते हैं हाइपोथर्मिया और डिस्पेनिया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आंसर क्या चला जाएगा, डिस्पेनिया। हाइपोथर्मिया यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है फीवर। तो यहाँ पे जो डिस्पेनिया है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन की शुरुआत जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ होगी और बाद में ऑर्गन्स में ये फैलेगा। तो यहाँ पर साइन सिम्टम में फीवर, डिस्पेनिया, कफ और वेट लॉस होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये आंसर आराम से हो सकता है, क्योंकि वेट गेन हो नहीं सकता, हेडेक हो नहीं सकता, और फीवर आता है तो हाइपोथर्मिया तो होगा ही नहीं। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है, जिसके अंदर अपन को किसके स्पोर्ट्स से देखने को मिलता है, एक बार इसका फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं अपन। ये देखने को मिलता है अपन को हिस्टोप्लाज्मा, ये अपन को देखने को मिलता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। किससे देखने को मिलता है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से अपन को ये इस फंगस से जो है अपन को देखने को मिलता है। जनरली ये ट्रांसमिशन जो होता है वो स्पोर्ट्स के इनहेलेशन के द्वारा होता है, मीन्स स्पेयर्स को जब पर्सन इनहेल कर लेता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर अपन को पता है कि पर्सन जो होता है उसको अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, ताकि वो जो है अच्छे से रेस्पायर कर पाए। अगर फंजीसाइडल मेडिकेशन चल रही है तो पर्सन को नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए मॉनिटर किया जाता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
बात करते हैं नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की कि द नर्स इज गिविंग ए डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट विथ पल्मोनरी सार्कोएडोसिस, मतलब सार्कोएडोसिस की कंडीशन है, और द नर्स कंक्लूड दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इफ द क्लाइंट इंडिकेट्स टू रिपोर्ट विच अर्ली साइन ऑफ एक्सर्वेशन, मतलब इनमें से कौन सा साइन जो है वो अर्ली साइन एक्सर्वेशन के जब क्लाइंट जो है वो रिपोर्ट करेगा, फीवर, फटीग, वेटलेस या वेट लॉस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, अगर अपन को यहाँ पर डिजीज पता नहीं भी है तो भी अपन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे ऑप्शन है उसका डिजीज से किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो फीवर दे रखा है, ठीक है, फीवर है, फटीग है, वेटलेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपन को जनरली ड्राई कफ देखने को मिलता है, डिस्पनिया देखने को मिलता है शुरुआत में। ठीक है, ड्राई कफ और डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लेटर स्टेज में अपन को वेट लॉस देखने को मिल सकता है, फीवर है, ठीक है, और नाइट के अंदर स्वेट है, स्किन नोड्यूल, मतलब आसपास में जो है अपने, इसको आप ऐसे समझें कि फीवर तो यहाँ पे बाद में देखने को मिलेगा। अब फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में अगर अपन को एक चूज़ करना हो तो जब आपको डिस्पनिया होगा, मीन्स ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, तब आपको फटीग देखने को मिलेगा। ठीक है, फटीग की वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे फटीग जो है आप यहाँ पे काट सकते हो ऑप्शन में। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइंट है जिसमें ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, जैसे कि सिलिकोसिस है, तो नर्स शुड असेस वेदर द क्लाइंट वियर्स विच आइटम ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सपोजर टू सिलिका पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब उसका जो ऑक्यूपेशन है, मीन्स जो उसकी जॉब है, वहाँ पे क्या है, माइंस वगैरह है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिलिका का एक्सपोजर है, तो उस वक्त जो है नर्स को क्लाइंट को क्या असेस करना चाहिए, कौन सा आइटम उसको पहन के रखना चाहिए। सिंपल सी बात है ये कि उसको क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनने से क्या होगा कि उसको वो उन पार्टिकल्स को इनहेल नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सिलिकोसिस भी अपने आप में क्या है, कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन, इसमें अपन क्या करते हैं, सिलिका डस्ट जो है उसको इनहेल करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन है द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग, पहले ये है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ सीओपीडी। वापस कंडीशन है सीओपीडी की, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की, जहाँ पे अपन को क्या करना है, पर्सन को प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करनी है। तो इनमें से कौन सा डिलीवरी सिस्टम जो है नर्स क्लाइंट के लिए प्रिपेयर करेगी, फेस टेंट, वेंचुरी मास्क, एरोजोल मास्क और ट्रेक्योस्टोमी कोलर। सोचे क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वेंचुरी मास्क, क्योंकि वेंचुरी मास्क जो होता है उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अपन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो जितनी अपन देना चाहते हैं उस कंडीशन में अपन उसको जो है दे सकते हैं। और जो क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशंस और मतलब जहाँ पे लंबे समय तक जो है वो एयर पेसेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो वहाँ पे ये जो है अपने काम आता है। ठीक है, जैसे कि सीओपीडी डिजीज़ है। इसके अलावा फेस टेंट है, एरोजल मास्क है और ट्रेक्योस्टोमी कोलर है, यहाँ पे भी जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, मीन्स फेस टेंट में भी है, एरोजल मास्क में भी है, ट्रेक्योस्टोमी कोलर में भी। बट यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि ये साथ में ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करता है, हाई ह्यूमिडिटी जो है उसको भी क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है। इसलिए इन ऑप्शन को अपन ने यहाँ पे जो सेलेक्ट नहीं किया, अपना आंसर क्या जा रहा है, वेंचुरी मास्क, क्योंकि अपन को प्रीसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करना है जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट बाकी जो ऑप्शन है वहाँ पे क्या है, हाई ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, एडमिनिस्टर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए हॉस्पिटलाइज क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ एम्फाइसीमा का डायग्नोसिस है अबाउट मेजर दैट विल एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग डिस्पनिंग पीरियड। मतलब जब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है उस वक्त ब्रीथिंग को इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए नर्स जो है क्या मेजर्स यूज़ कर सकती है, इनमें से कौन सी पोजीशन जो है नर्स को जो है क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेगी कि उसे वो पोजीशन जो है यूज़ करनी चाहिए। सिटिंग अप इन बेड, ठीक है, बेड के अंदर बैठना, साइड लाइन पोजीशन है, सिटिंग इन रिक्लाइनर चेन, सिटिंग अप, लीनिंग ओवर और बेड टेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्योंकि अपन को ऐसे, क्योंकि एम्फाइसीमा की अगर मैं बात करूँ तो एम्फाइसीमा क्या होता है कि जैसे ये एल्वेलाई है, ठीक है, तो ये एल्वेलाई के अंदर ये जो पोर्शन है इनका ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और एल्वेलाई जो है कन्वर्ट हो जाती है कुछ इस तरह। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैसेस एक्सचेंज के लिए एरिया मिल रहा था वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है
और यहाँ पे जनरली स्मोकिंग करने वाले पर्सन के अंदर एम्फाइसीमा देखने को मिलती है। किसमें? जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उन पर्सन में अपन को एम्फाइसीमा की कंडीशन जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो पोजीशन दी जाएगी वो क्या होंगी? सिटिंग अप एंड लीनिंग एंड ओवर बेड टेबल। जो बेड के आसपास टेबल है या ओवर बेड टेबल का मतलब क्या है मैं आपको बताऊँ। जैसे आपका ये बेड है और पर्सन जो है वहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगी? चेयर होगी जिसपे वो अपना हाथ रख के आराम से क्या कर सकता है? इनहेल कर सकता है। ठीक है, ओवर बेड टेबल मतलब बेड के ऊपर टेबल है, वहाँ पे उस पर हाथ रख के वो आराम से सिटिंग अप पोजीशन में है और वहाँ पे क्या होगा? बेंट होकर आराम से इनहेल करेगा, ताकि कब? जब डिस्पनिया की कंडीशन हो, ताकि वो आसानी से जो है ब्रीथिंग को की जो इफेक्टिवनेस है उसको क्या कर सके? बढ़ा सके। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की। द कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्स इज कंडक्टिंग एन educational session with community members regarding the sign and symptom associated with TB. The nurse informed the participant that TB is considered as a diagnosis if its same sign symptom are present. Select all that apply means एक से ज़्यादा आंसर जो है अपन को चूज़ करना है। तो डिस्पनिया, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, डिस्पनिया देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है? किस डिजीज़ की हो रही है? टीबी की। ठीक है, टीबी के साइन सिम्टम की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डिस्पनिया हो जाएगा। हेडेक की यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी। रात को पसीने आना नॉर्मल होता है टीबी वाले पर्सन में। ब्लडी और प्रोडक्टिव कफ भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ईबी, मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। बाकी अपन को 1 डिस्पनिया, नाइट स्वेट, ब्लडी प्रोडक्टिव कफ और एक कफ विद द एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकोइड स्प्यूटम, ये सब अपन को जो है टीबी वाले पर्सन में देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि द नर्स परफॉर्म एन एडमिशन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ टीबी। आप देख रहे हैं टीबी के क्वेश्चन ज़्यादा, मीन्स जो इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है वो क्या है? सीओपीडी है, टीबी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, न्यूमोथोरेक्स है, और इसके अलावा जो भी चेस्ट एक्सरे वगैरह हैं और जो भी इसके सिम्टम्स हैं, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर है कि द नर्स शुड चेक द रिजल्ट ऑफ विच डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट, मतलब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सा होता है जो बताएगा कि इस पर्सन को टीबी है। चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, स्प्यूटम कल्चर और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? स्प्यूटम कल्चर। एक्चुअली में क्या होता है? चेस्ट एक्सरे की अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई पर्सन है उसको अभी टीबी है, पहले टीबी थी, ठीक है, अभी टीबी नहीं है, फिर भी क्या होता है कि जो टीबी की वजह से उसके जो लंग्स के अंदर जो लेजन बने हुए मीन्स घाव बन रखे हैं वो अपन को चेस्ट एक्सरे में दिखेंगे, और वो कैसे हैं? हीलिंग होते हुए दिखेंगे। तो जो क्या बताएगा कि पहले थे, एक्टिव स्टेज को नहीं बता रहे हैं वो। ठीक है, इसका मतलब चेस्ट एक्सरे जो है वो डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं कर सकता कि उसको टीबी अभी एक्टिव है, पहले थी, तो ये चेस्ट एक्सरे में नहीं हो सकता। ट्यूबरकुलिन स्क्रीन टेस्ट जो होता है वो पर्सन जो है पहले अगर HIV पॉजिटिव रहा है, सॉरी HIV या टीबी पॉजिटिव रहा है, तो वो पॉजिटिव इंडिकेट कर सकता है, मीन्स वो भी क्या है? टीबी को डायग्नोसिस कंफर्मेशन नहीं बताता। पर जो स्प्यूटम कल्चर है वो क्या करता है? डायग्नोसिस को कंफर्म बताता है। ठीक है, क्योंकि स्प्यूटम कल्चर में अपन क्या करेंगे? जो बैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको क्या करेंगे? कल्चर करेंगे, और कल्चर करने पे जब अपन को उसकी प्रेजेंस दिखेगी तो वो अपन को किसको बताएगा कि वहाँ पे जो है पर्सन जो है वो एक्टिवली टीबी का पेशेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं टीबी के ऊपर एक पॉइंट और देखूं तो टीबी में अपन और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो है देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताऊं, ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे जैसे टीबी की बात करें, जैसे टेस्ट होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जो अपन ने अभी पहले डिस्कस किया था कि जिसके अंदर 10 mm से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव आता है, HIV वाली में 5 mm से ज़्यादा आता है। बट वहाँ पे जो पॉजिटिव रिएक्शन आता है इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन के अंदर अभी भी वो जो है एक्टिवली डिजीज़ के अंदर जो है प्रेजेंट है। वो ये भी बता सकता है कि पहले जो है टीबी के पर्सन को पहले टीबी था बट अभी इनएक्टिव है, मीन्स डोरमेंट स्टेज की प्रेजेंस को भी वो बता सकता है। ठीक है, ये चीज़ अपन को इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपन वो मेडिकेशन वाला डिस्कस किया था जिसके अंदर क्या होता है 2 से 3 हफ्ते बाद जब अपन उसका टेस्ट करते हैं मेडिकेशन के बाद में, स्प्यूटम 3 अगर लगातार नेगेटिव निकलते हैं तो पर्सन जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट को वापस ज्वाइन कर सकता है, मीन्स अब वो ज़्यादा जो है कॉन्टाजियस या इन्फेक्शियस जो है अब नहीं रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अपना जो है लास्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। द लो प्रेशर अलार्म साउंड ऑन ए वेंटिलेटर, मतलब वेंटिलेटर पे है पर्सन, उसका जो लो प्रेशर अलार्म जो है वो सुनाई दे रहा है। नर्स असेस द क्लाइंट एंड देन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ। अब नर्स जो है क्लाइंट को भी देख रही है और ये भी सोच रही है कि अलार्म का कारण क्या है, बट वो अलार्म के कारण को पता लगाने में
सक्सेसफुल नहीं है तो नर्स को जो है पहला इनिशियल एक्शन क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे। ऑक्सीजन को एडमिशन करना चाहिए, क्लाइंट के वाइटल साइन को चेक करना चाहिए, क्लाइंट के मैन्युअली जो है वेंटिलेट करना चाहिए, सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए। देखिए अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, कि भाई वेंटिलेटर ख़राब है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी, सबसे पहले कि वेंटिलेटर अगर मान लीजिए नहीं चल रहा है तो उस केस में क्या करेगी वो, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएगी तब तक कंडीशन जो है सीवियर हो सकती है। तो पहला काम तो उसको क्या करना है, वेंटिलेट द क्लाइंट मैन्युअली, ठीक है, मैन्युअली जो है वेंटिलेट करना है। ऑक्सीजन एडमिशन किया जा सकता है, बट उससे भी क्या है फायदा नहीं, क्योंकि उसने पूछा इनिशियल एक्शन, सबसे पहले दिमाग में आया था वो करना है। वाइटल साइन लेटर स्टेज में क्या जाएंगे, सीपीआर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैन्युअली क्लाइंट को क्या किया जाएगा, वेंटिलेट किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये हो गया अपने 23 क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें अप्रोच अपन ने हर टॉपिक को कवर किया है, जैसे में ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है, टीबी है, टीबी का टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट है, और हिस्टोप्लाज्मोसिस, प्लाज्मोरी एम्बोलिज्म अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीओपीडी डिस्कस किया, ठीक है। अब सीओपीडी के अंदर मैं आपको एक बताऊँ, सीओपीडी के अंदर क्या होता है जनरली, जैसे अपन ने हर चीज़ तो डिस्कस करी है, यहाँ पे जो पोजीशन दी जाती है पर्सन को, जैसे पर्सन जो है वो बेड है ये अपना, ठीक है, बेड की ये एज पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे दी जाती है, और यहाँ पे होती है एक चेयर, ठीक है। इस चेयर पे पर्सन को बिठाया जाता है, मीन्स बेड के एज पे बैठा है और दोनों हाथ जो है वो उस चेयर पे रखता है, ठीक है। सिटिंग मतलब इस बेड के एज पे बैठा है, और आर्म जो होंगी फोल्ड है, और वो कहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पे जो टेबल है यहाँ पे अपन ने 2-3 पिलो लगा रखे और उसके ऊपर उसने जो है हाथ रख रखे हैं, ताकि जो है आसानी से पर्सन जो है वो इनहेल कर सके और डिस्पिनरी कंडीशन को क्या कर सके, थोड़ा इंप्रूव कर सके, ठीक है। इस पोजीशन को अपन क्या कहते हैं, ये जनरली ऑर्थोपेनिक पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, जो जनरली सीओपीडी के पर्सन में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अपन ने बताया कि सीओपीडी के अंदर डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, इसके अलावा जो पर्स्ड लिप ब्रीथिंग है उसको करने के लिए कहा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोर्स एयर अंदर आए और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रिलीव हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अपन ने ARDS की कंडीशन यहाँ पे आज देखी है, रिब फ्रैक्चर देखा है, फ्लाइल चेस्ट देखा है, न्यूमोथोरेक्स देखा है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट जो है डिजीज़ कंडीशन है जिसके बारे में अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म आई थी, है ना, यहाँ पे एक टर्म आई थी ट्रेकोस्टोमी, कोलर वगैरह, इनके बारे में अपन देखते हैं। जैसे वेंचुरी मास्क की अगर बात करें तो वेंचुरी मास्क जो होते हैं वो अलग अलग कलर के आते हैं, आपको पता है। जनरली यहाँ पे जो वेंचुरी मास्क है वो कितने ऑक्सीजन देता है, 4 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करता है, कितने 4 to 10 लीटर, ठीक है। इसके अलावा इसलिए आप, और यहाँ पे अपन जो है अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन जो है अपन जो है अवेलेबल करा सकते हैं पर्सन को। इसके अलावा जो यहाँ पे दे रखा है ये ट्रेकोस्टोमी कोलर, इसको अपन क्या कहते हैं, और टी पीस भी कहते हैं, टी पीस या टी बार जो लगा हुआ होता है, ठीक है, ये होता है ट्रेकोस्टोमी कोलर। और यहाँ पे जो फेस टेंट है वो कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, 8 से 12 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कर सकता है फेस टेंट, ठीक है। ये सारी कुछ कंडीशंस अपन ने आज पढ़ी। आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अपन यहाँ पर 23 क्वेश्चन जो है डिस्कस करें। लास्ट में मैंने आंसर की दे रखी है। अगर आपको जो है PDF चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, संजय 030597 पे, और वहाँ से आप PDF मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू।